नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 255वां वेबिनार है। आज के वक्ता है नासिक के डॉक्टर महेश्वर आर तगारे साहब, जो पाइल्स, फिशर और बगंदर फिस्चुला में आयुर्वेदिक सारवार और सर्जरी के बारे में माहिती प्रदान करेंगे। तो मैं श्री डॉक्टर महेश भाई तगारे साहब से विनती करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। पीपीटी शेयर करेंगे रोहित भाई पटेल। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। अपना वक्तव्य आप शुरू कर सकते हैं। जय धन्वंतरी। मैं शुरू करूं? पीपीटी आई है। हाँ, पीपीटी रोहित भाई पटेल शेयर करेंगे। रोहित भाई शेयर करो, तो शेयर कीजिए पीपीटी। रोहित भाई पटेल कर रहे हैं शेयर। हाँ, आ गए सर। मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, कर रहा हूँ। करो करो सर। आराधितं तव प्रेरणा मांगल्य देवालये मीरा सहितं राधे कृष्णं नाथ नाथं श्रीधरं केशवं प्रणमाम्यहम् नाथ नाथं श्रीधरम् आराधितं तव प्रेरणादं माङ्गल्यदेवालये मीरासहितं राधे कृष्णं नाथ नाथं श्रीधरं केशवं प्रणमाम्यहं नाथ नाथं श्रीधरम्। नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं नासिक के येवला तालुका से डॉक्टर महेश्वर रमेश तगारे, जो अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैंने आयुर्वेद के शल्यतंत्र विषय में जनरल सर्जरी यानी एमएस किया हूँ, मास्टर ऑफ सर्जन हूँ। और मेरे ख्याल से अभी 15 दिन पहले अपने आयुर्वेद में शल्यतंत्र इस विषय के ऊपर काफी अच्छा पिछला वेबिनार सर ने अरेंज किया था। और इसके आगे जो आयुर्वेद के शल्यतंत्र में दूसरा विषय कहा जाता है या फिर आयुर्वेदिक सर्जन लोगों की पहचान जिस विषय से होती है, सभी लोग यही मानते हैं कि आयुर्वेद में एनोरेक्टल डिसीजेस जो है, एनोरेक्टल डिसीजेस कहे गए तो अर्श मूलव्याध जिसको मराठी में कहते हैं, या फिर पाइल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, परिकर्तिका और भगंदर, ये तीनों सब्जेक्ट में आयुर्वेद के शल्यतंत्र के जो स्कॉलर है वो पहचाने जाते हैं। तो अभी फिलहाल 21वीं सदी में या फिर अभी के कोरोना होने के बाद बहुत सारी गलत दवाइयाँ सेवन करने के कारण से, या फिर बहुत सारे आयुर्वेदिक या फिर कोई यूनानी या फिर कोई और घरेलू जो कि नुस्खे कहे जाते हैं, वो किसी भी डॉक्टर की सलाह न लेते हुए सेहत करने से बहुत सारी लोगों को ये पाइल्स या फिस्टुला या फिर सिंपल फिशर्स, इस सारी व्याधि अभी भी पेशेंट बहुत आ रहे हैं। और इन डे टू डे लाइफ में भी ये चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करने के कारण ये जो एनोरेक्टल डिसीजेस है, तो ये सारे बढ़े हुए हैं। तो इसी प्रकार में आज का अपना व्याख्यान है कि इस उपाय में अपन क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद में कौन सी चीजें बताई गई है, या फिर आयुर्वेद में सर्जरी कौन सी कर सकते हैं, सर्जरी के अलावा और कौन से विषय या कौन सी चिकित्सा कही गई है, इस सभी का प्रबोधन जो है इस व्याख्यान के माध्यम से हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये समझ के लेना है कि गुद क्या है। नेक्स्ट साइड पटेल सर, स्लाइड चेंज। हाँ, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि गुद क्या है। तो ये एनोरेक्टल डिसीज कहे गए हुए, तो इसमें एनो और रेक्टल ये दो अलग कंडीशन है। आयुर्वेद में इसको गुदा बोलते हैं, हिंदी में इसको गुदा बोलते हैं। तो सर्जरी के विषय में सबसे पहले तो मर्म रखे गए।
हमारे शरीर में 107 तरह के जो अलग अलग पॉइंट्स है, जहाँ पर शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इसका संयोजन होता है। इस पॉइंट को हम मर्म कहते हैं। तो मर्म पूरी तरह से शल्य विषयानी कहे गए हैं कि ये आयुर्वेदिक शल्य तंत्र के लिए ही कहा गया है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक मर्म है जिसको हम गुदा कहते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ गुदा का फोटो वहाँ पे दिखाया हुआ है और बाकी के दो नॉमेनक्लेचर वहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये गुद जो है, सर जी नेक्स्ट साइड, हाँ, ये गुद जो है, तो इसको जो पैरामीटर्स बताए गए हैं, तो सबसे पहले ये मर्म कहा गया है। और खाली मर्म नहीं, तो इसके आगे जाके ये सद्य प्राण हर मर्म है। कहीं जगह पर अगर इसको बहुत आघात हुआ तो अपना प्राण भी सद्य तरीके से हरण करता है, इसीलिए इसको सद्य प्राण हर मर्म कहा गया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कोरोना के दौरान एक हैदराबाद की जो घटना है कि हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में मजाक मजाक में किसी ने एक आदमी के गुदा के ऊपर प्रेशर का पाइप लगवा दिया था और विद इन 2 सेकंड उसकी मौत वहां पे हो गई थी। बहुत सारे न्यूज चैनलों ने भी वो वीडियो चलाया था या फिर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बचपन में हो या फिर हंसी मजाक में हो, इस जगह को दर्द देने की बहुत सारी घटनाएं होती है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में कहा है कि इसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सद्य प्राण हर मर्म है। सद्य प्राण हर मर्म का मतलब ऐसा होता है कि अगर इसके ऊपर आघात हुए या फिर इसके ऊपर कोई भी ट्रॉमा हुआ तो हमारी जान एक तो सद्य जा सकती है या फिर उन्होंने कालावधि दिया है 7 दिनों के अंदर अंदर तक अपने प्राण को कोई भी ईजा हो सकती है, इसलिए उसको सद्य प्राण हर मर्म कहा गया है। उसके बाद उसका प्रमाण दिया है। प्रमाण यानी कि आज के विषय में हम कहें तो इसका मेजरमेंट ये कितना है, तो अर्ध पंचांगुलम। अर्ध पंचांगुलम का मतलब होता है आज के विषय में 4 से लेके 4.5 सेंटीमीटर तक। मतलब अपना एनल कैनल या फिर गुद जो रीजन है वहां से लेके 4.5 सेंटीमीटर का जो भाग है, जैसे कि आप पिछले फोटो में देख सकते थे, उसको गुदा कहा गया है। अब ये गुदा के ऊपर जो वली रहती है, वली इस शब्द का अर्थ हम संस्कृत में अगर बोले तो एक नेचुरल फोल्डिंग हम बोल सकते हैं। जैसे कि अपनी नेचुरल फोल्डिंग हाथों की हथेली पर होती है, या फिर एक्सिला रीजन पे या फिर एल्बो रीजन में जो कोहनी होती है, वैसी जो फोल्डिंग होती है, तो नेचुरल फोल्डिंग को वली कहा गया है। इसके अंदर 3 वली है। एक तो पहली है प्रवाहिनी, दूसरी है विसर्जिनी और तीसरी है सौभरिणी। ये तीनों वली के कारण हमारे जो मल पैदा होता है वो मल कुछ देर तक उस मल को बांध के रखा जाता है या उस वह जगह पर कुछ वक्त तक वो मल ठहरता है और कुछ वक्त के बाद उसका विसर्जन होता है। विसर्जन होना यानी कि अपने शरीर से उसको बाहर फेंका जाता है। तो इसको हम वली कह सकते हैं। ये 3 वली आयुर्वेद में बताई गई है। पहला तो प्रवाहिनी है, दूसरा है तो वो संवरिणी है और तीसरी जो है वो विसर्जिनी है। अब ये 3 वली के बाद इस चीज में या फिर इस जगह पर कोई भी अगर व्याधि होती है तो व्याधि वो कैसी बताई है, तो अगला श्लोक आता है अरिवत प्राणान हरति। आप सब मेरे ख्याल से स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने वो श्लोक की एक लाइन लिखी है, अरिवत प्राणान हरति। इस सभी चीजों का, हाँ 3 नंबर वाली लाइन देखो। पहली तो मैंने बुध मर्म, अर्ध पंचांगुलम और सद्य प्राणार उसका प्रमाण लिखा है। उसके बाद उसके 3 वली है, प्रवाहिनी, विसर्जिनी और संवरिणी। तीसरा जो पॉइंट है उसका जो श्लेष है, अगर उस जगह पर कोई भी व्याधि होती है तो व्याधि का स्वरूप कैसा रहता है, तो अरिवत प्राणान हरति। अरि अरि कौन है संस्कृत में, अगर अरि बोला जाए तो वो शत्रु है, लाइक एनिमी। इस जगह के सभी व्याधि अपने शरीर को एनिमी की तरह कार्य करते हैं, मतलब अपने शत्रु की तरह कार्य करते हैं। और शत्रु जैसे अपने शरीर को या अपने प्राण को आहिस्ते आहिस्ते कर कर मिटाता है, उसी तरह इस जगह के सभी व्याधि
अपने शरीर में ठहर कर जैसे एक शत्रु अपने प्राणों को हरता है, वैसे ही ये सारे व्याधि अपने प्राणों को हरता है या फिर उसको ईजा देता है। तो ये सब व्याधियां इस जगह की जो है वो बहुत पेनफुल होती है। मरीज को ऐसा लगता है कि इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाया जाए, या फिर उसको जो पीड़ा होती है वो मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है, कि उसको ऐसा लगता है कि अपना अभी जान जाएगी, या फिर जो मेरे जान को कोई खतरा है। इस तरह के व्याधि का स्वरूप उस तरह होता है। ये क्यों होता है, तो उसको उसका कारण पहले ही बोला है, ये मर्म कहा गया है और वो सत्य प्राण हर मर्म है। अब इस विषय में आगे की मैंने सिर्फ दो शब्द लिखे हैं, एक पित्त धरा कला और एक पुरुष धरा कला। इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। आयुर्वेद में त्वचा और कला, ये दो तरह की चीजें बताई गई है। ये कला क्या होती है, तो कला है धातु आशय अंतर मर्यादा कला। अपना धातु और आशय, इनके बीच में जो एक थिन लाइनिंग होती है उसको हम कला बोलते हैं। आपको इसको समझने के लिए आसान होए तो इसको हम कवरिंग बोल सकते हैं या फिर लेयर बोल सकते हैं। तो ये लेयरिंग शुरू कहाँ से होती है, तो पित्त धरा कला से होती है। मतलब इसका रिफ्लेक्शन अगर आप गुदा तक देखो दे, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है कहीं तो अपने बड़े आंतड़े जो होते हैं, जो बड़े आंतरे होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उससे लेकर नीचे तक उसको पित्त धरा कला और उसी को ही पुरुष धरा कला कहा गया है। तो ये कला का संबंध कहीं तो कहीं अपने गुद से लेकर है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये गुदगत जितने विकार है या एनोरेक्टल डिसीजेस जितना है, ये एनोरेक्टल डिसीजेस का ओरिजिन कहीं तो कहीं अपने को लार्ज इंटेस्टाइन में देखना है, या फिर हिंदी में कहा गया जो बृहद आंत्र रहता है या बड़ा आंत्र रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो बोलते हैं, वहां से शुरू होता है। ये क्यों, तो पित्त धरा कला और पुरुष धरा कला ये सेम है। मेरे हिसाब से अभी के वेबिनार में जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है वो सब ये समझ सकते हैं कि पित्त धरा कला और पुरुष धरा कला एक क्यों बताई है। अपने को एनोरेक्टल डिसीज है, इसका मतलब कहीं तो कहीं अपने पेट में गड़बड़ है, ये पहले अपने को मानना होगा। क्योंकि रोगाः सर्वेपि जायन्ते मंदो अनलः, सभी तरह के व्याधि जो गुद के रीजन के बताए गए हैं, इसका ओरिजिन गुद नहीं, तो इसका ओरिजिन कहीं तो ऊपर है। उसको हम कला बोलते हैं, उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं, उसको अग्नि मांद्य होता है या फिर पेट का खराब होना ऐसा बोल सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड चेंज। हाँ, तो इस विषय में आज के तीन जो व्याधि बताए हैं, तो ये तीन व्याधि वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने तीन व्याधि उसको सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहला व्याधि है उसको परिकर्तिका बोलते हैं। मॉडर्न अगर अपन देखा जाए तो इसको फिशर्स कहा जाता है या फिर फिशर्स इन एनो कहा जाता है। दूसरा जो व्याधि है उसको अर्श बोलते हैं, उसको हम ह्यूमोराइड्स बोल सकते हैं अंग्रेजी में, या फिर मुलव्याध बोल सकते हैं। और तीसरा जो व्याधि है वो भगंदर है, जिसको हम मॉडर्न में फिस्टुला बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिकर्तिका। तो नाम में ही आया है परि और कर्तिका, ये दो अलग अलग चीजें हैं। संस्कृत विषय में परि ये एक उपसर्ग है। परि का मतलब होता है जो सर्कुलर फॉर्म या फिर अवध होगी, जिसको हम बोलते हैं। और कर्तिका, कर्तिका ये संस्कृत भाषा में सीजर, जो कटिंग के लिए कैंची हम जो बोलते हैं, उसको कर्तिका संस्कृत में कहा गया है। तो कर्तनवत पीड़ा जिस व्याधि में होती है, तो उस व्याधि को हम परिकर्तिका बोलते हैं। थोड़ा फोटो को जूम करके दिखवा दीजिए सर, फोटो को जूम कीजिए। राइट, ये अपने गुदा का आखिरी भाग है, और गुदा के आखिरी भाग में मैंने एक लाल रंग का, जैसे अपन किसी को कैंची से काट दिए हो या फिर पेपर के पत्ते को कट किया हो, वैसे वहां पे कट होता है। और वो कोट बहुत पेनफुल होता है, या फिर कर्तनवत पीड़ा होती है, मतलब कोई हमको कैंची से काट रहा हो ऐसा पेशेंट हमको बोलता है, तो उसको हम परिकर्तिका बोलते हैं। और ये परिकर्तिका जो होती है वो गुदा के पूरे सर्कुलर रीजन में दोनों तरफ होती है। इसका प्रमाण दोनों तरफ, मतलब पुरुष में और स्त्री में दोनों तरह ये ज्यादातर पाया जाता है। अगर सुश्रुत संहिता खोल के देखे तो उसका हेतु, मतलब की चीज से ये परिकर्तिका होती है,
तो एक तो अति लवण आहार सेवन किया, मतलब नमकीन चीजें ज्यादा खाई, या फिर प्रवाहन ज्यादा किया। प्रवाहन, इसको हम स्टेनिंग बोल सकते हैं अंग्रेजी में। स्टेनिंग का मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि कभी कभी पूरी तरह से मल का वेग आया भी नहीं रहता है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने के कारण टॉयलेट में जाके बैठते हैं और प्रेशर देके टॉयलेट करने की कोशिश करते हैं। आप उस जगह पर जितना ज्यादा प्रेशर देंगे, उस प्रेशर के कारण यहाँ की जो स्किन होती है वो फटती है, और उसको हम परिकर्तिका या फिर फिशर्स इन एनो बोलते हैं। जनरली इसके दो प्रकार कहे गए हैं, एक प्राइमरी फिशर्स और एक सेकेंडरी फिशर्स। बहुत सारे हमारे महिलाओं में गर्भाधान के पश्चात या फिर डिलीवरी के पश्चात इसकी समस्या आती है कि उस जगह पे एक कट तैयार होता है और उसमें ब्लीडिंग होती है, या फिर पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। मैंने जैसे पहले कहा है कि इस कर्तिका कर्तन को या फिर परिकर्तिका का ओरिजिन कहीं तो कहीं सुश्रुत ने एब्डोमिनल कहा है। तो इसमें दोनों जगह चिकित्सा की जाती है। पहली जगह चिकित्सा की जो लोकल एप्लीकेशंस, जो लेप कहा गया है, वो लेपन हम कर सकते हैं, या फिर अवगाह स्वेद कहा गया है। अब ये अवगाह स्वेद क्या है, तो सीड्स बात इसमें मॉडर्न में कहा गया है। मतलब एक टब अपने को लेना है, टब में थोड़ा गुनगुना पानी करके उसमें शहद या फिर हल्दी डाल के कम से कम 15 मिनट पर खाली बैठ के रहना है। उसको सीड्स बात कहा गया है, या फिर आयुर्वेद में बोला तो उसको अवगाह स्वेद कहा गया है। उसके पहले अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो या संस्कृत में उसको मलारोध कहा गया है, तो मलारोध की चिकित्सा कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। उसके आगे यष्टि मधु, जो ग्लिसराइजा ग्लैब्रा वनस्पति है, मधु का जिसको संस्कृत में बोलते हैं, हम मराठी में उसको ज्येष्ठ मध बोलते हैं। तो उसका घृत भी आता है, उसका तेल भी आता है। तो उसको हम पिचू करके उस जगह पर रख सकते हैं। उस जगह पर रखने के कारण जो वहां पे एक व्रण हुआ है, वो व्रण की पूर्ति पूरी तरह से हो जाएगी। इससे भी नहीं गया तो हम उसको बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं। यष्टि मधु तेल से बस्ती कर सकते हैं, या फिर कोई भी संधान कर्म करने वाला जो तेल है उसकी बस्ती कर सकते हैं। लेकिन उस जगह पे पिचू का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छी तरह से आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रीजन में हम पिचू रखवा सकते हैं। पिचू मतलब लोकल एप्लीकेशन ऑफ पैड मेडिकेटेड विथ यष्टि मधु घृत और यष्टि मधु तेल। एक पैड को यष्टि मधु तेल में डुबो के रखना है या फिर घृत में डुबो के रखना है। उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके वहां पे रखना है, उसको पिचू कहते हैं। ये तो हो गई परिकर्तिका। ये परिकर्तिका प्राइमरी कंडीशंस में भी होती है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो या फिर डिलीवरी जैसी जो चीजें हैं जिसके कारण उस जगह पर ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस वजह से भी ये प्राइमरी या सेकेंडरी फिशर्स हो सकती है। तो इसको हमने आयुर्वेद में नाम दिया है परिकर्तिका। परिकर्तिका लाइक ए फिशर्स इन एनो। उसके बाद जो है वो अर्श है, सेकेंड। हाँ, अब ये अरसों को मैंने सिर्फ एक जूम करके देखी है कि दो अलग अलग पिक्चर्स दिखाए हैं। एक जो पिक्चर है उसमें बरोबर ये फोटोग्राफ है, और उसमें जूम करके देखिए तो उसमें जैसे घड़ी के कांटे हो, घड़ी के कांटे की तरह मैंने अंक लिखे हैं, जैसे 9 o'clock। अपने लेफ्ट साइड पे अगर देखे तो वो 9 o'clock है। ऊपर अगर देखे तो 12 o'clock है, नीचे अगर देखे तो 6 o'clock है, और राइट साइड को अगर देखे तो 3 o'clock है। तो 2 मिनट के लिए अपने सामने एक घड़ी को लाना है, और वहां पे उसकी पोजीशन इम्पोर्टेंस है। जैसे अपना पहला व्याधि हमने जो बताया परिकर्तिका, तो परिकर्तिका ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो 6 o'clock और 12 o'clock। उसकी पोजीशन आप उस इमेज में देख सकते हैं। 6 और 12 ये जगह पर दोनों तरफ से परिकर्तिका का इफेक्ट हमने देखा है। और सेकेंडरी फिशर्स होती है पर वो बाद में मार्जिनल होती है, साइड में भी आ सकती है। अब ये फोटो दिखाया मैंने, तो इसमें 12, 3, 6 और 9 ऐसी तो पोजीशन दिख रही है।
लेकिन 3 से लेके 12 तक वहां पे राइट साइड को 2 बजे की जो घड़ी में आता है उस जगह पर, उसके बाद 7 बजे का जो काटा आता है 7 बजे की जगह पर, और उसके बाद 11 बजे की जगह पर, ये 3 जो पोजीशन है ये सबसे पहले महत्व की है कि वहां पे अर्श होता है। अर्श इसका मतलब है कि अरिवत प्राणानहारती, या फिर हम पाइल्स बोल सकते हैं उसको। वहां पे जो वेन्स होती है, वेन्स या आर्टरी होती है, मतलब उस जगह को सप्लाई करने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है उसको रेक्टल आर्टरी कहते हैं। और रेक्टल आर्टरी की 2 ब्रांच होती है, राइट और लेफ्ट। और ये आर्टरी में वेरिकोसिटी निर्माण होती है, और वहां पे एक बल्ज आता है जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, या फिर उसको कोम कहा जाता है। उस कोम की उत्पत्ति होती है, एक गाढ़ा, एक पतला सा मांस वहां पे दिखता है। बहुत बहुत जगह पर संडास की जगह के बाहर या फिर गुद के बाहर दिखता है। और कहीं कहीं संडास के जगह के अंदर, मतलब गुद के अंदर भी देख सकते हैं। सर दूसरा फोटो जूम करिए। हाँ, अब उसमें जूम करने के बाद देखो नीचे जो मैंने ब्राउन या रेडिश रंग का जो बड़ा दिखाया है वो एक्सटर्नल पाइल्स है, मतलब उस जगह की जो वेन्स है वो डायलेटेड हो गई है और वो गुद के रीजन के बाहर दिखती है, इसलिए हम उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और थोड़ा सा ऊपर जैसे एक ड्रॉप की जूम करे हुए दिखता है, ड्रॉप की तरह, वैसे मैंने वहां पे दिखाया, उसको इंटरनल हेमोराइड्स कहा है। और अगर जूम किया गया तो उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल नाम भी दिख सकता है। जो इंटरनल हिमोरॉइड की पोजीशन या इंटरनल पाइल्स की पोजीशन मैंने दिखाई है तो वो कहीं तो 2 o'clock की तरह डिनोट किया है, और एक्सटर्नल पाइल्स का जो मैंने दिखाया है वो 7 o'clock की तरह दिखाया गया है। अब ये अर्श जो है इसको ही ज्यादातर अरिवत प्राणान हरती ऐसा कहा गया है। तो टाइप सबसे पहले आयुर्वेद में बोला है कि एक तो सहज है, सहज यानी कि बहुत सारे लोगों को जन्म से ही वो उसकी उत्पत्ति होती है। मेरे हिसाब से कोई तो पिछले वेबिनार में एक स्टूडेंट था, उसने ये बोला था कि डायबिटीज के विषय में वो चीज आई थी कि आयुर्वेद में जेनेटिक डिसीज का संबंध कहा गया है क्या। तो अर्श एक ऐसा ही व्याधि है या फिर और 2 व्याधि है जिसके विषय में आयुर्वेद में सहज व्याधि बोली है। सहज व्याधि मतलब बाय बर्थ। तो ये सुश्रुत ने कहा है कि सहज अर्श बहुत जगह पे पाया जाता है। और दूसरा जो है वो दोष जल अर्श, मतलब दोष के प्रभाव के कारण हुआ हो। अब ये तो हो गया उत्पत्ति के कारण उसके भेद किए हैं, और दूसरा जो भेद है उसके पोजीशंस के कारण किए हैं। जैसे कि आप 2 पोजीशंस देख सकते हैं, एक गुद के अंदर है इसके लिए अपन ने उसको इंटरनल हिमोरॉइड कहा, और एक गुद के बाहर है इसलिए उसको एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स कहा है। अब इसी के साथ मॉडर्न का हम अगर थोड़ा सा परिचय करवा दिए तो मॉडर्न में भी उसके 4 इंटरनल हिमोरॉइड जो है उसके 4 टाइप्स कहे गए हैं कि बहुत सारी जगह पे कि मल प्रवृत्ति करने के बाद भी उस जगह पर कोई तो एक मांस का गोला लगता है, और अगर हम हाथ से उसको अंदर डाले तो अंदर जाता है, कई कई बार नहीं भी डाले तो अपने आप वो चला जाता है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, वो अंदर जाता नहीं है, अपने को हाथ से अंदर डालना पड़ता है। तीसरी कंडीशन हो गई कि हाथ से अंदर डालो तो भी वो अंदर जाता नहीं है, मल प्रवृत्ति होने के बाद भी वो वैसे की वैसे बाहर गया है। तो इसको उन्होंने मॉडर्न में डिग्री कहा गया है, जैसे 1st डिग्री इंटरनल पाइल्स, 2nd डिग्री इंटरनल पाइल्स, 3rd डिग्री इंटरनल पाइल्स। उसके बाद फिर उसके डिग्री बढ़ते जाते, तो वो पूरी तरह से इंटरनल पाइल्स के लिए कही गई है। तो सबसे पहले देखना है कि इसका हेतु क्या है। हेतु क्या है तो सबसे पहले अर्श का हेतु हम संहिता अगर देखें तो हमारे संहिताकारों ने, सुश्रुत ने बहुत पहले ही इसका कारण सबसे पहले बोला है कि अगर इस चीज पे और इस जगह पे हम जरूरत से ज्यादा पानी का फवारा मारते हैं या फिर ठंडे पानी का फवारा मारते हैं तो यहाँ अर्श होने की संभावना ज्यादा है।
आज की जगह पे इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट में हम देखते हैं कि मल प्रवृत्ति होने के बाद उस जगह को साफ करने के लिए बहुत सारा पाइप आता है, और वो पाइप में एक तो पानी बहुत ठंडा होता है, और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ की जो चीज है वो बहुत डेलिकेट है। आप ठंडा ठंडा पानी उस पे ज्यादा प्रेशर से मारोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो माइक्रो कैपिलरीज है उसको आप दिक्कत पहुंचाओगे, और उसके बाद वो अर्श का हेतु बन सकता है। ये आज के विषय में या प्रैक्टिकली ज्यादा दिखने वाली चीज है। दूसरी तरफ है कि अगर पहले से आपको कॉन्स्टिपेशन है या पर कहीं ना कहीं पेट साफ न होने की शिकायत हो रही हो, और फिर भी आप प्रवाहन कर रहे हो, प्रवाहन यानी कि उसको डेफिकेशन बोलते हैं या फिर फोर्सफुल डेफिकेशन बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को उसकी ये होती है, आदत होती है कि मल प्रवृत्ति करते समय अनयूजुअल प्रेशर वहां पे देते। अब ये अनयूजुअल प्रेशर देने के कारण वहां के जो वेन्स है या फिर सप्लाई नर्व ये है, आर्टरीज है, वहां में बल्जिंग होती है, और बल्जिंग होने के बाद फिर वो पाइल्स में कन्वर्ट होती है या फिर मूलव्याध में कन्वर्ट होती है। हेलो सर, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आवाज़, आवाज़ आ रही है। हाँ, चालू रखो। हाँ, उसमें कन्वर्ट होती है। तो ये है। उसके बाद और एक चीज आज के विषय में, जो ग्रंथों में तो बहुत सारे उसके हेतु बताए, मतलब उसका पॉजिटिव फैक्टर बताए, लेकिन प्रैक्टिकल पॉजिटिव फैक्टर में आज आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि वो गाड़ी पे बैठते हुए कभी सीधे बैठते नहीं है, या फिर साइकिल के ऊपर भी अगर बैठते हो तो सीधे बैठते नहीं है, कहीं तो एक पैर ऊपर करके बैठेंगे, या फिर ज्यादा यान वाहन अपन कर रहे हैं या रोज 8 से लेके 10 घंटे तक ट्रेवलिंग में होते हो, या फिर टू व्हीलर में बैठते समय ठीक ना बैठते हो, उसको उत्कट आसन बोलते हैं संस्कृत में। वो अगर उत्कट आसन में अगर बैठे हो तो कहीं ना कहीं अनयूजुअल प्रेशर इस जगह पे पड़ता है, और अनयूजुअल प्रेशर यहाँ जगह पे पड़ने के कारण वो फाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड जो चीज है कि अगेन महिलाओं में गर्भ धारणा के पश्चात या फिर 6 से लेके 8वें महीने तक जैसे जैसे गर्भ की थैली मतलब यूटेरस जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, या फिर फिटल ग्रोथ जिस तरह से होती है, वो फिटल ग्रोथ होने के कारण उसका प्रेशर ये एनोरेक्टल कंडीशंस में आता है, और ये एनोरेक्टल कंडीशंस में आने के कारण भी वहाँ उसका कन्वर्जन पाइल्स में होता है। तो ये फीमेल मेनली कारण बताया गया है। और जो इधर की जो राइट साइड वाली इमेज जो है उसमें पोजीशंस देखिए कि कहाँ कहाँ ये हो सकता है। ये हो गया। और आखिरी वाला कारण जो अभी मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपने देखा होगा कोरोना के संबंध में बहुत सारी यूनानी मेडिसिन या फिर बहुत सारी शरीर में उष्ण या तीक्ष्ण गुण बढ़ाने वाली जैसे कि काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, ऐसी चीजों का अति प्रमाण में या अति मात्रा में सेवन करना, इसके कारण भी कहीं ना कहीं इसका हेतु वहां पे बताया गया है। और आखिरी चीज, मैंने पूरी पढ़ाई के कारण एक बहुत मजेदार चीज मेरे को कहीं तो उसका रेफरेंस मिला है, संहिता ग्रंथों में भी उसका रेफरेंस है। और ये रेफरेंस जैसे कि हम गिरनारी मंडल में है, और ये गिरनारी मंडल में वो रेफरेंस आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आखिरी उन्होंने कहा गया है कि अगर हम अपने गुरु गृह में, मतलब अपने जो गुरु होते हैं, वो गुरु कोई भी हो, आध्यात्मिक हो या फिर मार्गदर्शक या व्यवहारिक गुरु हो, अगर हम गुरु के साथ छल कपट करते हैं या फिर गुरु के अर्थ की कहीं ना कहीं हम उसमें छल कपट करते हैं, अर्थ यानी कि पैसा, तो उसमें भी अर्श की संभावना उन्होंने कही गई है। तो ऐसे मजेदार हेतु संहिता तो ग्रंथों में कही गई है। इसी तरह प्रमेय जो कहा गया है, प्रमेय में बहुत सारे लोग डायबिटीज कहते हैं, लेकिन प्रमेय अलग है और डायबिटीज अलग है। वैसा ही प्रमेय का हेतु एक इंटरेस्टिंग मेरे को पढ़ने में आया है, वो भी अभी बोल देता हूँ
कि हवि प्राशाद प्रमेय। हवि यानी कि जो हम यज्ञ याग करते हैं, यज्ञ याग करते समय जो घी हम आहुति में डालते हैं या घी की आहुति देती है, अगर वो आहुति का किसी ने क्या बोलते हैं हव्यास के कारण उसको सेवन कर लिया, किसी ने खा लिया, तो ऐसे उस खाने वाले को प्रमेय की शिकायत ज्यादा हो सकती है। तो अर्श में ऐसा एक मजेदार और प्रैक्टिकल हेतु या फिर पॉजिटिव फैक्टर सामने एक और भी आया है कि अगर हम गुरु के साथ छल कपट करते हैं या फिर व्यवहारिक गुरु या फिर आध्यात्मिक गुरु ऐसे लोगों के साथ छल कपट करते हैं तो अर्श की या पाइल्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और आखिरी एक मंडल में हेतु बोलने के लिए प्रैक्टिकली ऐसा है कि योगिक क्रिया करते समय एक गणेश क्रिया कही गई है, और ये गणेश क्रिया अगर गलत तरीके से की गई, मेरे ख्याल से आप बहुत जन समझते होंगे कि गणेश क्रिया क्या है। ये एक तरह का उस जगह का एक व्यायाम होता है, पानी में बैठ के करने को होता है, और उस गणेश क्रिया की अगर करते समय कहीं ना कहीं गलती हो जाए तो उसका परिवर्तन भी अर्श से होता है। वहां के अपान वायु का अवरोध होता है और अपान वायु के अवरोध के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। बहुत सारी जगह पे अध्यात्म का मानना वही है कि अपान में जो अधोगत कुंडलिनी है उसको ऊर्ध्वगति करने से कारण और उसको आज्ञा चक्र तक लेने के कारण अध्यात्म सफल होता है, ऐसा कहा गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी भी गुरु को सज्ञान में न लेकर या फिर गुरु न कर कर खुद किताब पढ़कर ऐसी क्रिया करने लगते हैं, और ये क्रिया करने के कारण उसका परिवर्तन भी अर्श में होता है या फिर पाइल्स में होता है। तो ये सारी उसकी हेतु है कि और उसका भेद है कि क्या क्या किस कारण से इस पाइल्स का या फिर अर्श की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये तो अर्श उत्पत्त हो गया है, होने के बाद क्या करना है? तो आयुर्वेद में उसको 4 प्रकार का बताइए। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में डायरेक्ट नहीं सर, पहला ही है उसमें ही है, देखो ऊपर मैंने दिखाया, जूम करो उसको, ठीक जूम करो उसको। 4 प्रकार की चिकित्सा कही गई है कि ऐसा ही नहीं है कि अर्श दिख गया, पाइल्स दिख गया कि तुरंत सर्जरी करवाओ। सर्जरी करने के बाद भी बहुत सारा जगह पे ऐसा दिखाई दिया है कि 1-2 साल तो ठीक लगता है, 1-2 साल के बाद फिर वापस उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो इसीलिए आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा करने के 4 प्रकार बोली है। चतुर्नाम अर्शताम साधनोपायः, अर्श को साधन करने के लिए 4 प्रकार के उपाय हमने कहे हैं, यानी कि सुश्रुत ने कहे। सबसे पहले है भेषज, शस्त्र, क्षार, अग्निभी। भेषज यानी उसका मेडिसिन से चिकित्सा करनी चाहिए। शस्त्र यानी कि वहां पे सर्जरी करनी चाहिए। क्षार, क्षार जो पिछली बार मैंने बोला कि उसमें क्षार का एप्लीकेशन करना चाहिए, कई बार अभ्यंतर मतलब पीने को भी देते हैं। और लास्ट में जो है वो अग्नि कर्म करवाना चाहिए। ये परमगत व्याधि होने के कारण भी शुश्रुत ने बहुत सोच समझ कर वहां पे अग्नि चिकित्सा का उपयोग कहा है। तो ये भेषज चिकित्सा कहा करनी है, तो नव भेषजानी साध्यानी ये कहा गया है। नव यानी कि 1 साल के अंदर ही अर्श की उत्पत्ति हुई है, जो ज्यादा तकलीफ नहीं है, जिसकी उत्पत्ति ज्यादा देर से नहीं हुए, ऐसी चीजों में हम भेषज का उपयोग कर सकते हैं। अब ये भेषज का उपयोग में बहुत सारी जगह पे मैंने अभय अरिष्ट का सेवन करते हुए लोगों को देखा है, लेकिन अभय अरिष्ट जो है वो मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करता है, वो अर्श के ऊपर इतना काम नहीं करता है। भेषज के अंदर और भी हो सकते हैं कि जैसे सुकुमार कषाय करके केरला आयुर्वेद का आता है, सुकुमार कषाय अपन कर सकते हैं, या फिर सूर्णकंद है, सूर्णकंद कर सकते हैं, या फिर नागकेशर म्यूसिया फेता जो वनस्पति है आप उसको बोल सकते हैं, या फिर पाठा करके कहा गया है कि पाठाम अंतिम अर्शसाम रुजाम, पाठा वनस्पति जो है तो उसके उसमें चिकित्सा साध्य होती है। लेकिन ये अर्श तब तक साध्य नहीं होगा जब तक आप उसका मुख्य हेतु किस वजह से आपको अर्श उत्पत्ति हुई
वो हेतु जब तक आप पेशेंट के ऊपर समझेंगे नहीं, तब तक वो पूरी तरह से साध्य होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने को ये ध्यान में रखना है कि इसकी संप्राप्ति कहीं पेट में हुई है या फिर एब्डोमेन में हुई है। उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अपने को बेशक की उपाय योजना करनी है। उसके बाद एक्सटर्नल जो पाइल्स, मतलब जो बाह्य तरफ से जो पाइल्स आती है, वो पाइल्स में बहुत सारे जगहों पर एप्लीकेशन ऑफ क्षार या एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र, ये दोनों आप कर सकते हैं। 7 दिनों तक वहां पे क्षार सूत्र बांध के रखना है। उसके बाद वो ये हो जाता है, गल जाता है। आभ्यंतर क्षार भी अगर डॉक्टर अच्छा हो तो आभ्यंतर अर्श में भी आप क्षार कर्म या क्षार सूत्र का बंधन कर सकते हैं। क्षार सूत्र बंधन के बाद उस जगह पर मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, या फिर क्षार कर्म एप्लीकेशन करने के बाद बहुत सारे पेशेंट को वापस अर्श हुआ ही नहीं है और उसको अच्छी तरह से उसका फायदा हुआ है क्षार कर्म का। उसके बाद शस्त्र कर्म कहा गया है। शस्त्र कर्म में हम टोटल हिमेराइडेक्टोमी आज भी करते हैं और संहिता ग्रंथों में पुराने वक्त में भी होती थी। हिमोराइडेक्टोमी मतलब जिस जगह पर इलोंगेशन या हिमोराइड की उत्पत्ति हो गई है, उस जगह का टोटली इंसिजन लेके पूरी तरह से काट के फेंक देने का, उसको हेमोराइडेक्टोमी बोलते हैं। ये टॉमी शब्द अपने को आगे भी आने वाला है, जैसे फिस्टुलेटोमी और फिस्टुलेक्टोमी कहा गया है। और क्षार और अग्नि, क्षार जैसे अपामार्ग क्षार, स्नुही क्षार, क्षार का प्रिपरेशन मैंने पिछले इसमें भी बहुत बताया था कि वो क्षार का एप्लीकेशन करना है। क्षार भी अग्निकर्म से श्रेष्ठ तरह काम करता है। मेरी ख्याल से महेश सर जो है गुजरात की ही है, बहुत अच्छी तरह से ये क्षार का उपयोग करते हैं। या फिर सुश्रुत प्रोक्टोलॉजी सोसाइटी करके अहमदाबाद में उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर मीतन पटेल सर है, वो भी क्षार का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो अर्शक का ये 4 अलग अलग चिकित्सा आयुर्वेद में कही गई है। और जो आखिरी जो व्याधि बताया गया है वो भगंदर कहा है। भगंदर मेरी ख्याल से अभी स्लाइड नहीं है। भगंदर जो है तो भगत दारयति इति भगंदरम, उस जगह का मतलब बुध का दारण होता है। एक छोटा सा ट्रैक वहां पे उपलब्ध होता है। पटेल जी ये नहीं है अ, आखिरी स्लाइड। रोहित भाई स्क्रीन शेयरिंग करो, स्क्रीन शेयरिंग कीजिए रोहित भाई। हाँ, लेफ्ट वाली इमेज, लेफ्ट वाली इमेज। हाँ, ये लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये राइट वाली है सर, लेफ्ट वाली चाहिए आपको। हाँ, अब ये इसका ओरिजिनल फोटो मैंने दिखाया है। जो बीच वाला रेडिश दिख रहा है वो गुद का भाग है, और उसके लेफ्ट साइड में जहाँ पे वो डॉक्टर का अंगूठा दिखाया गया है, वैसे एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। मतलब जो नेचुरल ओपनिंग नहीं है, एक्सटर्नल ओपनिंग, एक पहले छोटी सी एक पीटी का उत्पत्ति होती है, वहां से ड्रॉप ड्रॉप खून गिरने लगता है या फिर पस गिरने लगता है, और कभी कभी फीकल मटेरियल भी वहां से आने लगता है। तो बरोबर अपना एनल ओपनिंग के बाजू में एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, और वहां से पस या फिर उसमें पानी या फिर फीकल मटेरियल बाहर आने लगता है, तो उसको भगंदर कहते हैं। इंग्लिश में उसको फिशुला कहते हैं। फिशुला, अभी तो इसमें लेफ्ट साइड को मैंने दिखाया है। अपने घड़ी के पहला जो इमेज थी, तो घड़ी के ऊपर अगर ध्यान दे तो कहीं कहीं ना कहीं ये 8 o'clock की पोजीशन में दिखाया गया है। तो इसके लिए इसके पोजीशन बहुत सारे अलग अलग पोजीशन होते हैं। अभी लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली इमेज ले लो। हाँ, तो ये जो ब्लैक
जूम करके देखो, ये जो ब्लैक मैंने दिखाया है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, और जो बीच में रेडिश पार्ट है, 4 अलग अलग डोनेशन की है। देखो, ब्लैक वाला जो है वो अननेचुरल ट्रैक है, वो पहला नेचुरल ट्रैक नहीं है, अननेचुरल ट्रैक की उत्पत्ति हुई है, उसको हम भगंदर कहते हैं। तो ये भगंदर किस वजह से होता है? तो सबसे पहले जो भगंदर का हेतु कहा गया है कि अगर किसी तरह हम खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, और इस जल्दी खाने के कारण पूरी तरह से मल प्रवृत्ति सफा नहीं हो रही है, तो उस जगह पे पस का फॉर्मेशन होता है, एनोरेक्टल इन्फेक्शन होता है, और एनोरेक्टल इन्फेक्शन के कारण भगंदर की उत्पत्ति होती है। या फिर बहुत सारी चीजों में गुदगत विकारों का अच्छी तरह से निदान न होना, और ये अच्छी तरह से निदान न होने के कारण एक्सटर्नल ओपनिंग आती है, और एक्सटर्नल ओपनिंग जिस जगह पे आती है उस जगह को ध्यान में रखते हुए उसके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। और आयुर्वेद में भी उसके 5 प्रकार के टाइप्स बताए, लेकिन उसको एक दृष्टांत कहा गया है। मतलब जैसे कि उष्ट्रजीव भगंदर, परिस्त्रावी भगंदर। उष्ट्रजीव यानी कि ऊंट की जीभ की तरह वो जगह दिखती है, इसलिए उसको उष्ट्रजीव कहा है। या फिर परिस्त्रावी, उसमें स्त्राव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको परिस्त्रावी कही थी। तो ये भगंदर आजकल भी उसके पेशेंट बहुत ज्यादा है, और इसमें क्षार सूत्र एक बहुत ही कारीगर मानी गई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। अब ये क्षार सूत्र क्या है कि इसको जो एक्सटर्नल ओपनिंग हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में जो अंगूठे के पास है, वहां से लेके इसको इंटरनल ओपनिंग एक रहती है, और ये इंटरनल ओपनिंग कहीं ना कहीं एनस में होती है, यानी कि गुद में होती है। तो अपने को एक्सटर्नल ओपनिंग से लेके इंटरनल ओपनिंग तक क्षार सूत्र, एक सूत्र रहता है, उसके ऊपर हम क्षार का एप्लीकेशन करते हैं। 21 दिनों तक वो प्रिपरेशन चलता है, और उसके बाद वहां पे इंसर्ट करके दोनों जगह पर, मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग एक साथ हम बांध के रखते हैं, और उसको हर 7 दिन के बाद वो सूत्र हमको बदलना होता है। 7 दिन में क्या होता है कि क्षार का कटिंग और हीलिंग, ये दोनों ही गुणधर्म क्षार में कहे गए हैं। क्षार एक तरह से उसको जो अननेचुरल ओपनिंग है या फिर अननेचुरल ट्रैक है, उसको कट भी करता है, और दूसरी तरह जो कट किया हुआ ट्रैक है उसकी हीलिंग भी करता है। तो पेशेंट की सिवियरिटी के हिसाब से या फिर पेशेंट के क्रॉनिसिटी के हिसाब से हम 3, 5 या 7 वो क्षार सूत्र चेंज करवा सकते हैं। मॉडर्न में अगर देखा जाए तो सीधा सीधा क्या करते हैं कि एक्सटर्नल ओपनिंग पूरी तरह से कट करते हैं, उसको फेशियलेक्टोमी कही गई है, लेकिन उसको बाद में आने की संभावना बहुत सारी होती है। तो अभी क्षार सूत्र इन फिशर इन एनो, फिशुला इन एनो, ये WHO ने भी इसको पूरी तरह से मान्यता दी है, और WHO ने भी इसको एज ए सर्जरी इन फिशुला इसको कहा गया है। और उसके आगे एक इफ्ताक भी टेक्निक नई आई है, जिसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग आर्टिफिशियल करवा सकते हैं, और आर्टिफिशियल करने के कारण दोनों क्षार सूत्रों से बांध के फिर हफ्ते दर हफ्ते वो क्षार सूत्र से हम क्षार सूत्र को चेंज करते हैं। तो ये 3 अलग अलग डिसीजेस कहे गए हैं कि भगंदर हो गई, अर्श हो गया, और परिकर्तिका हो गई। ये तीनों जो है वो एनोरेक्टल कंडीशंस में फिलहाल तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन भगंदर के हिसाब से क्षार सूत्र ये एकमेव चिकित्सा में बताता हूँ, मैं रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभ्यंतर ताप, त्रिफला का प्रयोग या गंधक रसन का प्रयोग भी बहुत सारे जन कहते हैं, या फिर गंधक द्रुति जो है वो जो एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स में डाली जाती है, और या फिर क्षार तेल भी डाला जाता है। अपामार्ग क्षार भी वहां इंसर्ट करते हैं, ज्येष्ठमत तेल भी वहां इंसर्ट करते हैं। तो ये सब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन एक बार क्षार सूत्र करवा लेना ये बहुत ही फायदेमंद, और उस जिसको रिकरेंट नहीं है
मतलब एक बार करने के बाद उसको हीलिंग उसकी बहुत अच्छी तरह से होती है। ये मैं रेकमेंड करता हूँ या फिर मैं करता हूँ। तो ये 3 डिसीजेस एनोरेक्टल में आज हमने देखे हैं। और मेरे हिसाब से थोड़ी जितनी कही गई उतनी ट्रीटमेंट भी मैंने बताई है। मिताली सर, कोई क्वेश्चन है अभी? किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। हरस मीन्स बवासीर, फिशर और पगंदर के बारे में। बहुत बहुत आज बहुत बहुत आज धन्यवाद। वैद्य आज वैद्य जी नहीं है, मथुरा वाले। ना वो है सर, मथुरा वाले वैद्य है, अजय साहू। साहू है हाँ ना? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलो, बालकृष्ण। ઠેક બરાબર, અચ્છા બાલકૃષ્ણ ગોરની વાત કરે છે. હા ઠેક બરાબર બરાબર. હમ તેથી અડધો વેબિનાર નહોતા ખાઈ ગયા ઈ. હા હા હા. બરાબર હે ને સર? हाँ 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 सर. हाँ हाँ, यस सर, यस सर। જી જી જી. અ, आज डॉक्टर भी बहुत ज्यादा है सर। मैं परमार सर है, विनोद पाटिल सर है, भारती पटेल मैम है। जी जी सर. हाँ हाँ हाँ। मेरे नहीं, ये ख्याल हिंदी में था ना, इसलिए मैंने कई ग्रुपों में डाल दिया था अपने लिंक. अच्छा अच्छा। ज्यादातर क्या गुजराती में रहता है, तो जो हिंदी वाले हैं उसको समझ में नहीं आता है. हाँ और हाँ ये लोगों को जो बोलने वाले जो है स्पीच देते हैं, उसको गुजराती में पकड़ अच्छी है. अपन हाँ। जबरदस्ती उसको हिंदी में बुलवाएंगे तो वो जो निकलना चाहिए उसका मर्म वो नहीं निकलता है. बरोबर बरोबर बरोबर। नहीं, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग तो हिंदी तो मतलब जितना हम टीवी फिर भी देखते आप अच्छी बोल लेते हो सर. हैं। अरे सर, थैंक यू थैंक यू। जी जी. અ, मैसेज में आया था कि ताक जो अपना बटर मिल्क रहता है, हाँ, वो उतरते क्रम में पीने से, हाँ, उतरते क्रम में पीने से उसका कितना साइंटिफिक वो है। हाँ, तक्रारिष्ट या फिर तक्र अर्शजाम बेशजा ऐसा कहा गया है सर जी। और या फिर तक्रपान भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला आज का प्रॉब्लम जो है कि तक्र कैसे बना हुआ है। तक्र के 7 प्रकार कहे गए हैं और गाय के ऊपर रहता है। अगर गाय का हम तक्र सेवन करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से होता है। ये मैंने भी करवा के देखा है तक्र का। हेलो विनोद सर। हाँ जी जी, धन्यवाद। तक्रपान मैंने करके दिखाया है, लेकिन तक्र जो होता है सर, वो गाय उसकी मतलब उसका दूध दही पूरी तरह अपने सामने किया हुआ चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी तकरारिष्ट आप सेवन करेंगे या फिर कोई भी दही लेके या फिर डेयरी का दूध लेके उसका दही बनवा के उसका ताक करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो प्योर तक्र अगर हुआ तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। और एक ख्याल रखना है कि भोजनांते पिबेत तक्रम, उसको भोजन के पश्चात ही सेवन करने का है। भोजन के हाँ, सर कई लोग जो खाता है वो माखन में औषधि रहती है, शायद यष्टि मधी होगी। नहीं सर, वो लगा के कई लोग हाथ निकालते हैं। नहीं नहीं, वो पूरी तरह से झूठ है। आप आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो? हेलो, मेरा तो लेकिन मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, हाँ, अगर आप मेरा होम्योपैथी, हाँ, उसका रेफरेंस बता देता हूँ लेकिन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, उसका रेफरेंस बता देता हूँ। जो घी, ये मक्खन का जो रेफरेंस आया है, ये वाग्भट संहिता में आया है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये जो संहिता है, उसमें मक्खन के अंदर यष्टि मधु और त्रिफला दोनों को सम प्रमाण के लेने से उसका एप्लीकेशन कहा है। सिर्फ अभी अभी क्या करते हैं कि जो कुमकुम रहता है ना, कुमकुम, ये जो बंगाली डॉक्टर्स है वो कुमकुम का प्रयोग करते हैं और कुमकुम का प्रयोग करके उन्होंने देखा, वो बाहर निकाला, अर्च बाहर निकाला, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली
अर्श इज नथिंग बट वेरिकोसिटी ऑफ एनल वेन्स, ऐसा कहा गया है। जब तक वेरिकोसिटी आप ट्रीट नहीं करेंगे तब तक ये अर्श ठीक नहीं होगा। तो वो गलत है, वो नहीं है कहीं पे उसका प्रमाण नहीं है सर। उसका एक प्रमाण आया है, वो अष्टांग हृदय में आया है, और उसका मक्खन और त्रिफला और एष्टि मधु, ऐसा 3 ये है। सर कब्ज के कारण ही ये तीनों रोग होते हैं शायद। लंबे समय से जो कब्ज चल रहा होता है इसके वजह से ही फिशर, पाइल्स और फिस्चुला तीनों रोग होने की शक्यता संभावना रहती है। कॉन्स्टिपेशन हम जिसको बोलते हैं। हाँ, कॉन्स्टिपेशन विबंध बोलते हैं या मला अवरोध। बरोबर बरोबर। तो इस इसका ये क्या है सर कि हमारा जो खाना है वो हम कहीं पर गलत खा रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का हेतु क्या है, तो 4 आसन कहे गए हैं। ये आसन क्या है? आसन यानी कि खाना, समशन, अनशन, विरुद्धासन और विषमासन, ये 4 आसन अपन करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बोला जाता है कि अन्ना हजारे फिर बैठे अनशन पे। अनशन यानी कि बिल्कुल नहीं खाना, तो अशन इसका शब्द है। ये 4 अशन का है। अगर हमने अशन बिगड़ा दिया तो हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ते जाने का। सबसे पहले अनशन मतलब खाना ही नहीं, तो ये गलत है, इससे वात प्रकोप ज्यादा होगा। दूसरा जो कहा है कि समशन, समशन मतलब जो अपने शरीर को हितकारक है और अहितकारक है दोनों मिला के खाना, ये भी गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ, दूध और उसके कौन से भी फल, ये आयुर्वेद में इसको जगह ही नहीं है। दूध और फल एक साथ नहीं खाना है। अगर ये खाया तो ये समशन हो गया। दूसरा हो गया अध्यशन। अध्यशन मतलब अधिअशन। एक बार आपने खाना खाया है तो 3 घंटे तक उसको अपने को पचने के लिए पूरा टाइम देने का है। 3 घंटे का उसके ऊपर कुछ भी नहीं खाने का, कुछ भी नहीं खाने का। इसका मतलब ऐसा है कि उसमें पानी भी वर्ज्य कहा गया है, पानी भी नहीं पीने को बोला है। उसका श्लोक भी आया है कि अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी रात्रौ वारी विषप्रदम। अजीर्ण भेषजम वारी मतलब अगर अजीर्ण है तो बिल्कुल मात्र आपको भेषज की तरह काम करेगा। जीर्ण वारी बलप्रदम मतलब अन्न जो है पूरी तरह से गर्म होने के बाद पानी पिएंगे तो वो बल पैदा करेगा। रात्रो वारी विषप्रदम, अगर रात में आप ज्यादा पानी पी रहे हो तो वो विष की तरह काम करेगा। तो 3 घंटे तक मतलब खाना खाने के बाद 3 घंटे तक किसी भी चीज को हाथ लगा, अगर आप खा रहे हो तो अतिआसन कहते हैं, अतिआसन कहते हैं। और अतिआसन जितना करेंगे उतना आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ते जाएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर बढ़ा तो ये अनोरेक्टल डिसीज बढ़ते जाएगा। और विषमासन आखिरी जो कहा है, विषमासन। विषमासन मतलब आज मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने 7-8 चपाती खा ली, आधी 1 कटोरी अच्छे से चावल खा लिया, या फिर 2-3 भाकरी खा ली और दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाया, तो ये विषम आचरण हो गया। मतलब पहले दिन है तो उन्होंने खाना बहुत ज्यादा खाया, दूसरे दिन तो खाना खाया ही नहीं, तीसरे दिन खाया तो वो भी 50% ही खाया, तो इसको विषम आचरण कहते हैं। तो ये 4 आसन हमको संभालने हैं। 4 आसन कौन से? तो सबसे पहले अनशन, दूसरा जो है अध्यशन, तीसरा जो है समशन और चौथा है जो विषमासन। ये अगर संभाल ले तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, सबसे पहला है। और दूसरी चीज ऐसी है सर कि कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए हमारे परंपरागत हमारे दादाजी जो कहते थे कि शतपावली करते जाओ। अब शतपावली का मतलब यह है कि खाना होने के बाद हम लोग सोते ही है, हाथ धोया नहीं कि बेड पर चले गए, तो ये बहुत गलत है। खाने के बाद अपने को शतपावली करनी है, मतलब अपने मुंह से काउंटिंग करते हुए 1 से लेके 100 तक गिनना है और गिनते गिनते चलना है। उसको शतपावली कहते हैं। सुबह शतपावली, शाम को शतपावली। जो आप खाएंगे उसको पचन करने के लिए, उसको डाइजेशन करने के लिए कुछ तो करते जाओ, कुछ तो खाने के बाद थोड़ा तो
शतपावली का अभ्यास करना चाहिए। अगर शतपावली का अभ्यास नहीं करेंगे तो डाइजेस्टिव पावर अपने दिन बे दिन कम होती जाएगी, और डाइजेस्टिव पावर जितनी कम होगी उतनी कॉन्स्टिपेशन का हेतु ज्यादा बढ़ेगा। तीसरी जो चीज है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वात प्रकोप करती है। अब ये वात प्रकोप करना मतलब क्या है कि ये फास्ट फूड जितना आया है, चिप्स खाते बैठे, कुरकुरे खाते बैठे, उसके बाद जो है हल्दीराम का चिवड़ा खाते बैठे, ये सब चीजें जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बढ़ाती है। इसको रुक्ष भोजयित्वात कहते हैं। जो रूखी चीज है, रुक्ष है, ड्राइड फॉर्म ज्यादा है, वो अगर खाएंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड चीजें ज्यादा होगी। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में या फिर अभी उत्तर भारत में भी पहले जो घी खाने का प्रमाण था वो सब बहुत कम हो गया है, कि बहुत सारे लोग घी खाते ही नहीं है। अब घी अग्नि वर्धन भी करता है और अग्नि मान्य भी करता है। योग्य मात्रा में अगर आप घी का सेवन करेंगे तो ये सब जैसी शिकायत कम ही हो जाएगी। तो ये विषमाचन, समचन, अध्यचन ये तो दूर रखना है। दूसरी चीज जो है कि खाने की बाद 100 कदम सुबह, 100 कदम शाम को अपने को चलना है। और तीसरी बात, पानी पीते समय भी ख्याल करना है कि पानी भी हमको विषद्रव्य की उत्पत्ति करती है। खाने के बाद तुरंत पानी पीना नहीं है, रात को पानी पीना नहीं है। रात्रोवारी विषप्रदम ऐसा श्लोक है। अगर रात को आप पानी पीते हो तो विषप्रद काम करेगा, वो जहर पैदा करेगा। इसको गर्वित कहते हैं। ठीक है, आपको तुरंत उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कहीं तो वो गर्वित की तरह काम करेगा। तो ये कॉन्स्टिपेशन कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने को ध्यान में रखना है। सर ये सुरण है, अर्शोग्न बोला बोला जाता है संस्कृत में। सुरण, सुरण का पाइल्स में अच्छा रोल है ना? हाँ, सुरनकंद बोलते हैं सर। सुरनकंद का रोल अच्छा है, लेकिन अगेन आपको देखना है कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है। काम अच्छा करता है सर सुरण। अच्छा अच्छा। और नागकेशर भी है, नागकेशर भी अच्छा काम करता है। और पाठा, अंबष्टा बोलते हैं या फिर स्थापनी बोलते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। कैसे यूज करते हैं महेश सर? हाँ सर, सुरनकंद यूज करते हैं, उसको सब्जी भी बना के देते हैं पाठा की बात कर रहा हूँ सर। पूरनगन का तो पता है। हाँ नवरात्रि के अंदर में अगर 9 दिन उपवास करा के रोगी को सिर्फ बॉईल किया हुआ सूरन गाय के घी में फ्राई करके खिलाते रहे तो दोनों पाइल्स में काम करता है सर। हाँ, दोनों एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी काम करता है, बरोबर है। जी सर, हाँ दोनों में काम करेंगे। हाँ बरोबर बरोबर। मैंने वापरा हूँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ। और उसका ये भी है सर, प्रमाण भी है, लेकिन वो नवमी तक, मतलब अष्टमी तक ही देना है, नवमी को देना नहीं है। सही है। मैं खाली ये पाठा का पूछ रहा था सर। पाठा के क्या पूछ रहे थे सर? पाठा को कैसे यूज करना, मतलब कितनी मात्रा में देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, अनुपात क्या रहना चाहिए? अभी पेशेंट के हिसाब से सर, अगर पित्त प्रदान हो, मतलब वो कहता है पेशेंट कि ये ज्यादा है, जलन ज्यादा है, दाह ज्यादा है, तो उसको घृत में देना है। और वातज या कफज हो तो उसमें नवनीत में देना है। नवनीत यानी कि मक्खन। जी सर। और ये अपानगत व्याधि है। अपानगत व्याधि मतलब अपान वायु का व्याधि है, तो अपान वायु व्याधि देते समय खाने के पहले देना है, 2 ग्राम देना है, मक्खन के साथ देना है और 2 बार देना है। बढ़िया। हाँ, पाठा का चूर्ण भी आता है सर, और पाठा का मिश्रण भी आता है। पाठा मिश्रण करके मेरे ख्याल से नागार्जुन जो फार्मेसी है वो बनाती है, गुजरात वाली। पाठा क्या? तो डॉक्टर साहब, मुझे ना वात कफ पित्त तीनों भी है मेरे को, तो मेरे को क्या लेना चाहिए? नहीं, ऐसा तीनों भी नहीं हो सकता है सर। तीनों सभी को होते हैं, लेकिन एक दो नहीं बेगू नो है सर। तो मेरे को जलन होता है ना, आपने जो अभी बोला ना जलन होता है, वो जलन भी होता है मेरे को, और पित्त भी है। आपने सिगरेट बंद कर दिया क्या? हाँ, सिगरेट बंद कर दिया, 1.5 साल हो गया। 2 साल हो गया, 2 साल। अनिल भाई 2 साल हो गया। भोपाल मेले के बाद में बंद कर दिया। हाँ, भोपाल मेले के बाद में बंद कर दिया। आप लोगों ने मना किया तो बंद कर दिया। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। और अभी मेरा पित्त प्रकृति ज्यादा हो गया है, कुछ भी खाऊंगा तो जलन होता है, तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए उपाय? मल प्रवृत्ति कैसी है, संडास सफा होती है क्या? 70-80% प्रॉब्लम नहीं है,
20-30% प्रॉब्लम है। तो विरेचन करवाना चाहिए। अनिल भाई को आप दिखाओ, अनिल भाई आपको विरेचन देंगे। सर मधुर रस प्रदान विरेचन दे दो उनको। सर वो उससे- बॉम्बे में है और मैं नागपुर में हूँ, आप ही सजेस्ट कर दो, अच्छा रहेगा। हेलो, मैं अभी मैं रायपुर से आया हूँ, आप कोरियर कर दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। सर व्हाट्सएप पे मेरे को हाई करवा दो, मैं दे देता हूँ। अनिल भाई मैं मेरे आपको को नंबर भेज देता हूँ। हाँ। सब मेरा नंबर भेज दो अनिल भाई। हाँ ठीक है सर, अनिल भाई, मुझे नंबर दे दो, मैं अभी रखता हूँ, मेरे को नंबर भेज दो, मैं इनको पर्सनली बात कर लेता हूँ। हाँ, बाकी लोगों को चांस दो, बाकी लोगों को चांस दो। अनिल भाई, जी सर। हाँ, पाठा का जो रेफरेंस आया है ना, पाठा हंतिम अर्घसाम रुजाम, ऐसा रेफरेंस है। पाठा जो है हंति अर्शसाम रुजाम, रुजा यानी कि शूल, और अर्शसाम मतलब अर्श के कारण उत्पन्न हुआ। जी जी सर। तो खाने के पहले अगर अपन मक्खन के साथ या फिर घी के साथ देंगे तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। जी सर। उसका अच्छा, वैसे ठंडा भी बोला गया है ना सर? हाँ हाँ, उसका हिंदी क्या है सर? उसका हिंदी नाम मेरे को नहीं पता। पाठा दो तरह की होती है, लघु पाठा, सिजाम पेलोस्परिरा, लघु पाठा, हाँ और गुरु पाठा, साइक्लिया पेल्टाटा। ओके। सर जो राजपाठा बोलते हैं वो कौन सा है, उसका बोटनिकल नाम? साइक्लिया पेल्टाटा ये राजपाठा को अथवा गुरु पाठा। सिजाम पेलोस्परिरा वेणीवेल वो गुरु लघु पाठा है। अच्छा, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? लेकिन पाठा ही बोलते हैं सर हिंदी में भी। नहीं सर, एक नाम आई थिंक अंबष्टा है या स्थापनी है। मराठी में अंबश- क्या कहते हैं सर? अंबष्टा या स्थापनी। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं भी तो 15 साल से नागपुर में रहता हूँ सर। हाँ हाँ। और कई सारे मतलब आयुर्वेदिक वाले वैद्य मित्रों के साथ में घूमता हूँ, बोटनिस्ट के साथ में भी घूमता हूँ, वो सब लोग पाठा के नाम से ही बोलते हैं वो भी। अच्छा, नहीं तो हिंदी ये नाम। पाठा, ये पाठा जो दिल्ली में सफेद कलर का जो आता है मिलता, पेठा बोलते हैं, वो जिसका पेठा अलग है भाई, गणपति वो भाई। वो अलग है, ये अलग है। આ એક વેલ થાય દૂધેલી ટાઈપની। वेलवेट लीफ भी बोलते हैं उसको, वेलवेट लीफ। वेलवेट लिप, हाँ बात सही है। सिजाम पेलोस परीरा, हाँ वही है सर। वेणीवेल भी बोलते हैं, वेणीवेल हाँ हाँ। ગુજરાતીમાં વેણીવેલ, અને ધોળી પાઠ પણ બોલ, ધોળી પાઠ, સિઝમ પેલોસ પરીરા, ફેમિલી મેનિસ, આ મેનિસ પરમેસ, આ મેનિસ પરમેસી. બરોબર છે। भाई वाह, मिनिस परमेसी है सर, मिनिस परमेसी है। वो गुड़ूची की और इसकी फैमिली एक ही है। जूनागढ़ में बहुत होती है, लघु पाठा, वेणीवेल, धौड़ी पाठ, जूनागढ़ में गिन्नार में होती है, गिन्नार में, जूनागढ़ गिन्नार हाँ, में. ये देखो, ये वेलवेट लीफ दिख रहा है, देखो वेलवेट लीफ दिख रहा है इसमें। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, से हो रही है। देख लीजिए सर, यही है क्या? हाँ हाँ, वेलवेट लीफ दिखती है सर, देखो। जी जी जी, वही है। देखो इसमें जो महिला जो वेणी बनाती है ना, वैसे फ्लावरिंग है, वेणी वेल, वेणी वेल बोलते हैं, हाँ हाँ बराबर. हाँ। ये वो गिलोय जैसे पत्ते होते हैं, गिलोय जैसे. वही वही अमृता, मैं वही बोला था हाँ, सर। अमृता जैसे पत्ते होते हैं, ये उसके फल है. इसीलिए हाँ, नर, इसीलिए दोनों की फैमिली भी एक है सर, मिनी हाँ परमेसी। हाँ, मेनिस परमेसी, और नर और मादा क्रीपर दोनों अलग होती है, मेल हाँ। और फीमेल क्रीपर अलग होती है. ये उसका फ्लावरिंग है, मेल फ्लावर से. ग्रीनिश येलो है सर वो। हम्म.
बबासीर में मक्खन और तिल भी दिया जाता है सर? हाँ, कफज, कफज अगर होगा तो। बराबर। हाँ, कफज मतलब जो बोलता है कि मेरे को पेन नहीं है, लेकिन कहीं तो अननेचुरल फीलिंग है सर। हम्म। मतलब वो कहता है कि मेरे को पेन कुछ भी नहीं है, दर्द नहीं है। अच्छा। हाँ, दर्द नहीं है तो अपन वो यूज कर सकते हैं। कफज में ज्यादातर देता है। गोस्तनी बोलते हैं उसको, गोस्तनी अर्श। अच्छा अच्छा। मतलब गाय का जो स्तन होता है उसके जैसा वो फील होता है, उसको गोस्तनी अर्श बोलते हैं। बराबर। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। हरस के बारे में, मीन्स कि बबासीर के बारे में, या फिशर के बारे में, या बगन्नर के बारे में। सर वो क्षार सूत्र में बनाते हैं धागा, तो धागा हाँ हाँ। कैसे बनाते हैं? आ, एक तो अभी जो बोलते हैं सर, इथिलॉन या फिर नेचुरल थ्रेड लेते हैं, और उसमें दो अलग अलग चीजें हैं। 21 भावना देनी उसकी होती है। 21 मतलब स्नोही शीर, अपामार्ग शीर और हरिद्रा। स्नोही शीर के एक 7 भावना, उसके बाद हरिद्रा के 7 भावना, और उसके बाद अपमार्ग क्षार के 7 भावना, ऐसे 21 भावना देते हैं। भावना देना मतलब क्या है कि उसको धागे को बांध के रखना, एक सिरे से लेके 2 सिरे तक। स्नोही शीर का एप्लीकेशन करना 7 बार, उसके बाद हरिद्रा का एप्लीकेशन करना 7 बार, और उसके बाद अपमार्ग का एप्लीकेशन करना 7 बार। ऐसा 21 बार होने के बाद उसको क्षार सूत्र कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये भावना अलग अलग बताई गई है। मतलब स्नोही क्षीर कई जगह पे 9 भावना देते हैं, हरिद्रा के 5 ही भावना देते हैं, और बाकी की बची हुई 7 या 8 भावना अपमार्ग क्षार की देते हैं। तो उसका इफेक्ट आपको कितना, उसका थ्रेड कितना जाड़ा चाहिए, उसके ऊपर वो भावना कही गई है। कब्ज के कारण। उसका इस पे भी है, देखो क्षार सूत्र, आप गूगल स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ये मक्खन और तेल कितनी क्वांटिटी में दे? मक्खन और तिल कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, वो मैडम पूछ रही है। पेशेंट का वजन कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। वजन वजन कितना है अभी? 60। 60। ओके। और मतलब काम करती है पेशेंट या फिर एक ही जगह बैठी रहती है? काम करती है। अच्छा, तो मक्खन 1 चम्मच और आधा आधा चम्मच से कम तिल, उसको पीसो अच्छी तरह से और फिर दो। तिल कौन से वाले दे, काले वाले या सफेद वाले? नहीं नहीं नहीं, काले वाले नहीं है, सफेद। सफेद। सुबह शाम दे? नहीं, एक ही बार दो, पहले दोपहर के खाने के पहले दो। एक सर, संघाणी सर ने प्रश्न पूछा है, वो वेदराज है, कि मक्खन कफज में कैसे काम करेगा, ऐसा प्रश्न पूछा है। स्तन्यता, हाँ, स्तन्यता कम करता है वो मक्खन। नवनीतम नवनीतम नवम वृक्षम, वाग्भट के अष्टांग हृदय के पहले ही अध्याय में, सॉरी चौथे ही अध्याय में काम किया है वो। नव और वृक्ष काम करता है। और कफज अर्श में कहीं ना कहीं स्तन्यता बहुत बड़ी होती है। वो स्तन्यता कम करने के लिए 2 ही चीज है, नवनीत कहा गया है। ओके सर। सर कब्ज के कारण और ऐसे ही वात कफज अर्दित में भी नवनीत का ये कहा गया है।
अर्दित मतलब फेशियल पाल्सी जो बोली गई है, उसको मराठी में अर्दित कहते हैं। फेशियल पाल्सी या फिर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, उसमें भी नवनीत का सेवन ज्यादा कहा गया है आयुर्वेद में। कब्ज के कारण हर्निया हो सकता है। हर्निया किसी को होता है तो कब्ज के कारण होते हैं या दूसरा कोई वजह हो सकती है? नहीं सर, दूसरा वजह हो सकती है। अच्छा अच्छा। रेयर है, बहुत रेयर है। हाथों की कमजोरी, हाथों की दीवारें कमजोर हो जाना और अंदर में गैस भरने की वजह से होता है। बराबर बोला ना महेश सर? हाँ 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 अनिल भाई। ब्लीडिंग पाइल्स में कौन सी औषधि उपयुक्त नागकेशर। नागकेसर। यस, ये- बेस्ट। एक मैडम ने वो पूछा है मूसिया पेर्रा। बड़ी शक्कर आती है वो, और नागकेसर, हाँ, वो देने का दोनों साथ में। म्यूसिया पेर्रा सर, आई थिंक नागकेसर का और भी एक रोल है सर। हाँ। का जो अनबैलेंसिंग होता है उसको भी बैलेंसिंग कर देता है। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही। सर जो अपने 7 चक्र बोले गए हैं ना, हाँ बरोबर सर, यस सर। हरिद्रा, हरिद्रा और नागकेशर, ये चक्र का भी बैलेंसिंग कर देता है सर। यस। मेनली जो है अपना स्वादिष्टान और मणिपुर। जी। म्यूसिया पेर्रा सर, आई थिंक सो। धर्म में दो 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 तरह का है। हाँ। मेसुआ फेरिया नागकेसर है, दूसरा रातू नागकेसर मीन्स ओक्रोकार्पस लॉन्जिफोलियस। दो तरह के नागकेसर आते हैं। नहीं नहीं, अपने को म्यूसिया पेर्रा चाहिए। अच्छा अच्छा। आई थिंक केरल में वो ज्यादा है, केरल और तमिलनाडु। हाँ तो वो तो हीमोस्टेटिक ब्लीडिंग स्पाइल में हीमोस्टेटिक इफेक्ट करेगा। एक्टिविटी करता है। इसलिए सर यहाँ पे 2 चीज मिलती है नागकेसर के नाम पे। एक तो नागेश्वर भी बोलते हैं कई लोग, तो वो देते हैं ये अपने कैलाशपति के फूल, अच्छा अच्छा नागेश्वर के नाम से। अच्छा। और नागकेसर आता है जो मेहंदी के बीज की तरह, जो बीज रहते हैं उसके, हाँ पावडिंग है, मेहंदी के बीज है, वैसे फल वाले देता है। हाँ नर्सरी के पास में जाते ये 2 टाइप का देते हैं। यहाँ पे नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। विनोद भाई स्क्रीन शेयर करो नागकेसर जी। तो मैं सर सुन रहे, आवाज क्लियर नहीं आई उसको, ऐसा लग रहा है। सर आपकी नहीं आई अनिल सर, बाकी की आ रही है। जी जी सर। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं नागकेसर की स्क्रीन। संघाणी सर ने प्रश्न पूछा है नागकेसर और हरिद्रा उष्ण है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है सर। हम दोनों मतलब अनिल भाई जो बोल रहे थे वो चक्र के लिए कहा, वो अलग है सर, इसको नहीं है। नहीं उष्ण वीर्य है ना जो नागकेसर और हरिद्रा। हाँ हाँ हाँ। तो हेलो। हाँ नहीं सर, मैं तो ठंडक के लिए नागकेसर का यूज करता हूँ। ને એટલે આમ ઉષ્ણ છે પણ એનો રક્તસ્તંભક ગુણધર્મ હશે અદર હરિદ્રા પણ ઉષ્ણ વીર્ય है પણ वो भी हरिद्रा उष्ण है। હા એ રીતના અરડુસી પણ ઉષ્ણ વીર્ય જ છે પણ એ પણ રક્તસ્તંભકનું કામ કરે છે. ઉષ્ણ વીર્ય હોવા છતાં પણ રક્તસ્તંભકનું કામ કરે છે. सर जी, मितालिया सर जी, हाँ अ, ये इसके प्रभाव में ऐसा कहा गया है, मतलब वनस्पति के कार्य में ऐसा कहा गया है हाँ। कि किंचित गुणेन कुरुते कर्मम, किंचित वीर्येन कुरुते कर्मम, किंचित प्रभावेन कुरुते कर्मम। अच्छा अच्छा हाँ, और उसको आयुर्वेद में विचित्र प्रत्यय आरब्ध द्रव्य भी कहा गया है। मतलब होता तो गर्म है लेकिन काम ठंडा करता है। अच्छा, उसको अच्छा। विचित्र प्रत्यय आरब्ध द्रव्य करते हैं। अच्छा। तो खाली ये चीज नहीं ध्यान में रखने की कि इसका वीर्य कैसा है, अच्छा अच्छा क्योंकि वो कुछ रस से भी काम करेगा, कुछ विपाक से भी काम करेगा, कुछ वीर्य से भी काम करेगा। और वो सही बात है. हाँ, और ऐसा नागकेसर स्क्रीन से
ऐसा नहीं हुआ सर। तो आगे का उन्होंने ऐसा बताया कि रसवीर्य विपाक का नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणम शैव तद एव प्रभावजम। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि रसवीर्य विपाक सामान्य होता है, लेकिन वो वनस्पति की विशेष गुण या फिर विशेष कर्म दिखाई देते हैं। तो वो कैसे दिखाई देते हैं? तो तद एवं प्रभावजम, तो वो वनस्पति का प्रभाव है। जैसे कि अर्जुन किनिया कौड़ी भैया, वो हृदय है, तो वो उसका प्रभाव है। उस समय उसका रसवीर्य विपाक ध्यान में नहीं रखना है। क्योंकि वो अजवाइन जो है, अजवाइन वो ठंडा है कि गर्म है, उष्ण है कि शीत है? हेलो महेश सर, इसमें आवाज आ रही क्या? हाँ सर आ रही। आप क्लियर आ रही है अनिल भाई? हाँ, अजवाइन ठंडा है कि गर्म है? अनुष्ण है सर वो। हाँ सर, अनुष्ण है। उसका बॉटनिकल नेम क्या बोल रहे हो आप? कैरम कैरम को कैर એટલે છે બાપા, અજમારિયા ગુજરાતીમાં અજમા જેને કહે. अजवाइन 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 अनुष्ण बोलते हैं। कैरम कॉप्टिकम। अनुष्ण है सर वो, अनुष्ण। अच्छा, जी सर. उष्ण के नागेश्वर जो बोल रहे थे ना, हाँ, नागेश्वर तो अलग है, वो नागेश्वर से नहीं नहीं अलग है, मैं भी वही बोल रहा हूँ सर, अलग है, लेकिन यहाँ पे दो टाइप का वो थमा देते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, पंसारी लोग नागेश्वर बोले तो ये केनन बोल को बोलते हैं, अच्छा कैलाशपति बोलते हैं, नागलिंगम बोलते हैं, केनन बोल बोलते हैं, तोप गोड़ा बोलते हैं गुजराती में। उसके जो फूल है, हाँ वो सूखे वाले फूल को वो भी बेच देते हैं। ओके। जी सर. राजश्री बेन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मुझे अंदर के मसे है और मल के साथ रक्त बहता है, रक्त निकलता है, तो उसके बारे में क्या क्या चिकित्सा? कॉन्स्टिपेशन है क्या? राजश्री बेन अनम्यूट થઈને प्रश्न कीजिए, सवाल कीजिए। उनको नहीं सर, उनको मेरा नंबर बोल दीजिए, मैंने उनको मैसेज करना है या फिर व्हाट्सएप करता हूँ। अच्छा क्योंकि इंटरनल बोल रहे तो उसकी और सारे सेकेंडरी कॉजेस देखने पड़ेंगे। अच्छा वो तो जुड़े हैं, उनका नंबर मेरे पास नहीं है। और कोई बात नहीं ना सर, उसको बोलिए ना, अभी अनम्यूट करके वो सवाल कर लेंगे ना। हाँ, तो मैंने बोला अथवा सर का वेबिनार का जो लिंक है उसमें नंबर आ दिया गया, वो फोन करके बात कर ले, बात कर ले। हाँ राजश्री बेन बोलिए। ओके। हाँ એમાં નંબર આપેલા જ છે બેન. हाँ मैं જોયો સર. आप फोन करके पूछ लेना। ओके. हाँ, और ये किसी ने एक पूछा है कि गैरिक का प्रयोग कर सकते हैं क्या? जी गैरिक जो है वो मेरे हिसाब से जो व्रण रहता है, व्रण के ऊपर काम करेगा, अर्श के ऊपर काम नहीं करेगा। व्रण मतलब आप अगर परिकर्तिका फिशर से तो गैरिक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अर्श के ऊपर नहीं कर सकते। विनोद पांडे जी है शायद कोई, तो जी हाँ, विनोद पांडे जी है, ये हमारे दूसरे पांडुरंग जी है, बॉम्बे से ही है। गैरिक जो है वो आभ्यंतर व्रण ठीक करती है, अल्सर्स पॉजिटिव फैक्टर ठीक करती है, वो ये नहीं करेगी। हेलो जी सर. हाँ, गैरिक जो है अल्सर्स के ऊपर काम करेगी। जी पांडे जी तुमने किए, विनोद पांडे बोला है तो उसके बारे में कैसे समझाना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग આવડું
और उसी वासा वासा शीत है या उष्ण? हेलो, भारती मैडम ने एक सवाल पूछा है कि स्नोई शीर और हरिद्रा का लेप लगाने का बोला है, उसके बारे में कैसे समझना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग है। अपने को स्ट्रांग ही चाहिए मैडम, क्योंकि जो है क्षार जो है वो कटिंग भी करता है और हीलिंग भी करता है। उसका संधान कर्म भी है और दहन कर्म भी है, और दहन और संधान दोनों एक साथ चाहिए अपने को। और स्नोई शीर उसका शोधन करना है पहले, डायरेक्ट नहीं करना। स्नोई शीर का शोधन करने के बाद उसका लेपन करना है। सही बात है। और किसी को सवाल है तो पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। स्टूडेंट लोगों में खाने पीने का टाइम, सोने का, उठने का टाइम, जंक फूड, ज्यादातर बैठे रहना, ये सब की वजह से बहुत सारे लोगों में सुना है कि उनको पाइल्स का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको कंप्लीटली क्योर कर सकती है? कर सकती है सब, जब तक वो अपनी हैबिट नहीं चेंज करेंगे। मैंने वही बोला सर मैडम, खाने के बाद सिर्फ 100 कदम अपने को चलना है। और सबसे पहले वो पढ़ाई को बैठते कैसे वो देखो। बैठने की पोजीशन भी उसको ध्यान में रखनी है कि बैठने सीधा बैठना चाहिए। वो अगर उत्कट आसन में बैठेंगे तो उसको अर्श कभी भी ठीक नहीं होगा, वो उसकी क्रॉनिसिटी बढ़ते ही जाएगी। जी सर। युवा अवस्था जो है वो, उसमें तो व्यायाम करना जरूरी है मैडम। यस सर। हाँ, और सर आपने अग्नि कर्म के बारे में बताया, तो कोई इसके स्पेशलिस्ट कहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में भी जरा बताइए ना। इधर एनोरेक्टल में या इधर कंडीशन में? अगर कोई भी कराना चाहता है मैं तो करता अग्नि हूँ। कर्म। मैं अच्छा, करता हूँ। आप कहाँ पे? नासिक में येवला। ओके। आप कहाँ से हैं मैडम? गांधीनगर। गांधीनगर तो अहमदाबाद में भी है। हाँ, मैंने एक नाम लिखा है, डॉक्टर मित्तल पटेल का भी सर ने बताया था। जी जी जी। तो वो मैंने नहीं लिख तो के फिर रखा है। हाँ जी એટલે બેન આપણી સાથે આરવી પરમાર સાહેબ પણ જોડાયેલા હોય છે, એ પણ અગ્નિકર્મના નિષ્ણાત. जी। आरवी परमार। હાજી આપણા વેબિનારમાં ઘણી વખત જોડાયેલા છે. અત્યારે એક છે લગભગ, પણ જાજા ભાગે સાયલેન્ટ રહે છે. બરાબર છે અત્યારે કે ગુજરાતમાં કોઈ અભી હોય भी તો है। આપણે परमार કોઈને साहब अनम्यूट करो તમારો મોબાઈલ। बेजो मेहुल भाई संघाणी सर ने एक लिखा है, काशीदादी तेल और जात्यादी तेल दोनों तेल में किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? एक मिनट सर, मैं देखता हूँ, एक ही हाँ, मिनट। काशीदादी तेल और जात्यादी तेल किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? काशी शादी बोल रहे क्या वो? हाँ, काशी शादी, हाँ काशी शादी। यस, काशी शादी तेल इज प्योरली फॉर नासार्श, नॉट फॉर द गुदार्श। जो अर्श कहे गए है सर कि अर्श बहुत सारे, मतलब ये उसका ये हो गया है कि अर्श खाली एनोरेक्टल कंडीशन में होता है ऐसा समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारे अर्श अलग अलग है। त्वक अर्श भी बोले, मतलब त्वक के ऊपर भी अर्श होते हैं। उसके बाद कर्णार्श बोले, कान में भी अर्श होता है। उसके बाद नासार्श, 6 स्थान बताए गए। सही बात है सर। यस यस यस। उसके बाद नासार्श भी बता गया है। तो काशी शादी तेल जो है वो प्योरली फॉर दी नासार्श, नॉट फॉर दी उदर्श। हेलो, हाँ, ओके सर। जात्यादी तेल का इस्तेमाल? जात्यादी तेल उदर्श में आप बस्ती कर सकते, पिचू भी रख सकते। साहब ने थैंक यू बोला। अरे सर थैंक यू।
अर्श जो है ना सर, उसका मेन मतलब उसका जो प्रचलन हो गया है वो सिर्फ बुध से रिलेटेड हम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ बुध अर्श नहीं है, बहुत सारे अर्श अलग अलग बोले। कर्ण अर्श भी है, 6 अर्श, मतलब जो अनिल सर ने बोला 6 अर्श है। फीमेल अगर हो तो उसका वजनल रीजन में भी अर्श कहा गया है, उसको योनि अर्श बोलते हैं। प्रोलेप्स ऑफ यूटरस, इसमें काशीदारी नहीं, तेल नहीं, इसमें नहीं, नहीं, इसमें नहीं सर, इस्तेमाल नहीं। होता है। नहीं सर कर ये सकते। मेहुल सर भी काफी नॉलेजेबल है हाँ, हाँ, और उसकी मतलब अच्छी पकड़ है निदान में और चिकित्सा में, दोनों में। हाँ, हाँ। जी जी सर। पेसरीज आते हैं ना सर, योनि प्रोलैप्स ने अगर किसी ने अभी तो उठाया था, उसमें पेसरीज अवेलेबल है, उसको योनि व्यापक बोलते हैं आयुर्वेद में, महायोनि व्यापक। उसमें पेसरीज अवेलेबल है। और बुधार्श अगर हो तो उसमें एक तेल आया है अभी इसमें, उसमें ये होता है, उसकी बस्ती देती है, पिचू रखते हैं या फिर बस्ती देती है। और दूसरी शीट भी दी है, बताइए सर। नहीं, ये तो मैं सर मेहुल सर ने लिखा है, मैंने तो ये कफमानी में काम करे है। मेहुल से मूषक सिद्ध तेल बोलते हैं उसको। मेहुल सर, मैं नाम उसका भूल गया था, उसको मूषक सिद्ध तेल बोलते हैं। जी जी जी। मूषक सिद्ध तेल अभी आयुर्वेद सेवा संघ नाम की एक संस्था है, वो करती है। आयुर्वेद सेवा सदन वाले बनाते हैं कि नहीं बनाते सर? बनाते हैं सर मूषक सिद्ध तेल, मैं यूज करता हूँ। जी जी जी। और किसी को सवाल है तो पूछिए। हाँ बोलिए सर। हाँ, कोई बात नहीं है, खाना खा लो, कोई बात नहीं, खाना खा लो। हाँ, चल 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 चल, नहीं सही, खूब खूब आभार, धन्यवाद। आप नहीं नहीं, सही 1.5 कलाक तक आपने बोला, आभार आभार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो इंटरनेट डिस्कशन चलेगा, आप निकल जाओ, कोई बात नहीं। ओके सर।